एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। बाबू, अपनी लास्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप खत्म कर लिए थे, ठीक है। और आज की क्लास से हम अपना स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो आपके चैप्टर में आपके सेकंड चैप्टर का नाम सिर्फ गुडविल नहीं होगा, उसमें चेंज इन पीएसआर भी लिखा होगा, ठीक है। तो जो आप चेंज इन पीएसआर वाला पोर्शन है वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं कवर करेंगे, क्योंकि चेंज इन पीएसआर में जो आप पढ़ते हो वही सेम चीज आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी पढ़ते हो। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप सिर्फ गुडविल के बारे में देख लो, और जब हम एडमिशन के बारे में पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर थर्ड चैप्टर, तो आपका चैप्टर 2 का रिमेनिंग पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके बुक में सिर्फ गुडविल के बारे में ही दिया होगा, आपके में चेंज इन पीएसआर का कोई सीन ही नहीं है। वो एडमिशन में ऑलरेडी होता है, इसीलिए आईएससी ने उसको सेकेंड चैप्टर से एक्सक्लूड कर दिया है और सिर्फ गुडविल के बारे में ही डिस्कस किया है, ठीक। तो हम भी अपने इस वीडियो में सिर्फ गुडविल के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में मैक्सिमम तुम्हारा 1 से 2 वीडियो लगेगा, मतलब 1 से 1.5 घंटे की क्लास टोटल जाएगी, जिसमें हमारा सारा कॉन्सेप्ट भी रहेगा और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से रहेंगे, ठीक है। कुछ डाउट होगा फिर भी तुम्हें बाकी के क्वेश्चन में तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। मतलब क्या है कि गुडविल क्या होती है सर, और इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं गुडविल का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ देखो, गुडविल इज अ टर्म यूज्ड इन बिजनेसेस टू डिस्क्राइब द पॉजिटिव रेपुटेशन एंड वैल्यू दैट अ कंपनी हैज बिल्ट ओवर अ टाइम। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने बेटर कस्टमर सर्विस से, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी से, ठीक है, गुड पब्लिक रिलेशन से कोई भी कंपनी ने मार्केट में जो अपनी पॉजिटिव रेपुटेशन बनाई है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। आप भी जानते हो गुडविल का मतलब क्या होता है, गुड नेम एंड फेम। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है विच इजंट टाइड टू इट्स फिजिकल एसेट लाइक बिल्डिंग और इक्विपमेंट। और इसका मतलब जो फिजिकल हमारी एसेट होती है, बिल्डिंग इक्विपमेंट, उससे लेना देना नहीं होता, बल्कि कंपनी ने जो अपनी रेपुटेशन बनाई उससे इसका मतलब है। इट इंक्लूड थिंग्स लाइक कस्टमर लॉयलिटी, ब्रांड नेम, गुड रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट इज नॉट समथिंग यू कैन टच, बट इट कैन मेक अ कंपनी मोर वैल्यूएबल। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम टच कर सकते, बल्कि ये कोई ऐसी चीज है जो कंपनी की वैल्यू को बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वेल लव्ड कॉफी शॉप इज सोल्ड, द प्राइस माइट इंक्लूड गुडविल बिकॉज ऑफ इट्स लॉयल कस्टमर एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर शॉप है जिसने मार्केट में अपना अच्छा खासा नाम बनाया है, ठीक है, और वो शॉप अपना बिजनेस पूरा सेल कर रही है, तो पॉसिबल है कि जो प्राइस चार्ज होगा उस बिजनेस को बेचने के लिए, उस प्राइस में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इंक्लूड होगा जो कि उसके गुडविल के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी नया बंदा उस बिजनेस को कंटिन्यू करने वाला है, चलाने वाला है, उसके पास ऑब्वियस सी बात है कुछ कस्टमर ऑलरेडी आएंगे उस ब्रांड नेम की वजह से, राइट। तो गुडविल का बेसिक मतलब होता है गुड नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस, राइट। आ जाओ, आप थोड़ी सी और बात करते कि गुडविल कितने टाइप की होती है बाबू। तो गुडविल को मेजरली हम 2 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम इनहेरिएंट गुडविल या फिर वैल्यूड गुडविल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। परचेज गुडविल का बेसिक मतलब तुम समझो, परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो हम किसी बिजनेस को खरीदते टाइम पाते हैं। मतलब बेसिकली अगर आपने किसी का बिजनेस एक्वायर किया है, ठीक है, बिजनेस एक्वायर किया है, तो उस बिजनेस के साथ ही आपको जो गुडविल मिल गई उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल बोलते हैं, ठीक। और जितना एक्स्ट्रा पैसा आपने उस बिजनेस को खरीदने के लिए दिया होगा उसको हम एज अ एसेट अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। सेल्फ जनरेटेड या वैल्यूड गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है कि आपने गुडविल किसी से खरीदी नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों की मेहनत से, अच्छे कस्टमर सर्विस से आपने जो नाम बनाया है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इंटेंजिबल एसेट के लिए है बाबू, वो मना करता है कि कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेगा। यानी बैलेंस शीट में अगर आपको एसेट साइड पे गुडविल नाम से कोई एसेट दिख रही है, तो इसका मतलब वो कौन सी वाली गुडविल होगी, परचेज गुडविल ही होगी, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब रिकॉर्ड नहीं किया जाता से क्या मतलब है कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि उस बिजनेस में वो गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। गुडविल तो है, कस्टमर भी आ रहे हैं आपके बिजनेस में, बाकी
सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस से ज्यादा कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहे हैं, ठीक है, आपकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, पर उसके बदले में आप एसेट साइड पे गुडविल नहीं लिख सकते अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ऐसा कौन मना करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मना करता है, ठीक है। आओ एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है परचेज गुडविल और वैल्यूड गुडविल के बारे में। देखो, purchase goodwill happens when a company buys another company for more than the value of its physical asset। एक्चुअल में किसी बिजनेस में जो फिजिकल एसेट है उसकी एक्चुअल प्राइस से जितना ज्यादा हम पे करते हैं किसी बिजनेस को खरीदने के लिए, उसे हम परचेज गुडविल कहते हैं। दिस एक्स्ट्रा वैल्यू इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट शोइंग द वर्थ ऑफ द एक्वायर्ड कंपनीज रेपुटेशन एंड कस्टमर बेस। यही सेम चीज हमने समझी कि किसी बिजनेस को खरीदने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे निकलेगा उस पर भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। इनहेरिएंट गुडविल या फिर वैल्यूड गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? Self-generated goodwill is valued goodwill is the value of a company built over time through its operation and a strong brand. This type of goodwill isn't recorded as an asset due to AS 26, of course, because accounting rules does not allow it. This part is clear to everyone? ठीक है, ये समझ गए कि परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या डिफरेंस है। तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा गुडविल वर्ड का मतलब क्या होता है, और दो टाइप की गुडविल होती है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, परचेज बुक्स में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अब जो अगला हमारा टॉपिक है गुडविल की मीनिंग और गुडविल का टाइप समझने के बाद, वो है बाबू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब ये तो हम समझ गए कि परचेज गुडविल क्या होती, वैल्यूड गुडविल क्या होती, पर ये कैसे पता करेंगे कि कितने रुपए की गुडविल है, एक्चुअल में उसका अमाउंट क्या है उस परचेज गुडविल का या सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। यानी हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुडविल समझने के बाद अगला टॉपिक हमारा हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, कैसे पता किया जाए कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ दैट इंटेंजिबल एसेट इज इन आवर बिजनेस, कितना है वो गुडविल वाली एसेट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परचेज गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, ठीक है। चलो देखो, वैल्यूएशन ऑफ परचेज गुडविल। Valuation of purchase goodwill is an important aspect of financial accounting, particularly during merger and acquisition। मर्जर का मतलब जब दो बिजनेस एक दूसरे के साथ मिलके एक नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हीरो एक अलग कंपनी थी, होंडा एक अलग कंपनी थी, दोनों ने मिलके मोटरसाइकिल बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी कंपनी का नाम रखा हीरो होंडा। उसको आप मर्जर टाइप से बोल सकते हो, ठीक। और बेसिकली वो ज्यादा बेटर एग्जाम्पल तुम रिलेट कर सकते हो जो कि वीआई है। वोडाफोन और आइडिया साथ में मिलके एक नई कंपनी बना लिए वीआई, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मर्जर, ठीक। एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है, पूरे तरीके से खरीद लेती है, जैसे कि एयरटेल ने टेलीनॉर को खरीद लिया था, ठीक है। टेलीनॉर को, एयरसेल वगैरह को खरीद लिया था, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बाबू? एक्विजिशन। तो क्या कह रहे हैं कि परचेज गुडविल एक का वैल्यूएशन बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली किस केस में? मर्जर और एक्विजिशन के केस में, ठीक है। अब परचेज गुडविल का वैल्यूएशन होता कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो क्या कह रहे हैं, परचेज गुडविल रिप्रेजेंट द एक्सेस वैल्यू पेड। हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रहे हैं बाई अ कंपनी, एक्सेस अमाउंट जो कंपनी पे कर रही है ओवर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइएबल नेट एसेट ऑफ अनदर कंपनी विच इट एक्वायर। कह रहा है कि एक कंपनी किसी अनदर कंपनी को जितना एक्स्ट्रा पैसा पे करती है उसको गुडविल कहते हैं। एक्स्ट्रा कितना? एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? हमारी नेट जो एसेट है, नेट एसेट का मतलब क्या है? एसेट में से लाइबिलिटी को आप जब माइनस कर देते हो तो जो अमाउंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट एसेट। एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करके जो अमाउंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट एसेट। तो नेट एसेट की जो वैल्यू है उससे जितना ज्यादा हमें पे करना पड़ गया वही हमारी गुडविल होगी। अब इसको ऐसे समझो, नेट एसेट का कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, जैसे मान लो हम एक बिजनेस खरीदना चाहते हैं और उस बिजनेस की सारी एसेट्स को मिला के टोटल वैल्यू होती है 50 लाख। मतलब अगर मैं इस बिजनेस को खरीद लूंगा तो मेरे पास 50 लाख की एसेट आएगी जिसको बेच के मैं 50 लाख रुपए पा सकता हूँ। पर जब मैं इस बिजनेस को खरीद रहा था तो मुझे इस बिजनेस की लाइबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और इस बिजनेस के ऊपर 30 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। मतलब अगर मैं इस बिजनेस को एक्वायर करूंगा तो मुझे 30 लाख रुपए का लोन और बाकी लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी। तो इसका मतलब इस बिजनेस को खरीदने से मुझे 50 लाख रुपए मिलेगा और 30 लाख देना पड़ेगा। तो नेट में मुझे कितना रुपए मिलेगा?
20 लाख रुपए मिलेगा, यानी इस बिजनेस को खरीदने में मुझे 20 लाख का फायदा होगा। तो एक्चुअल में मुझे इस बिजनेस के लिए कितना पे करना चाहिए? सिर्फ 20 लाख ही पे करना चाहिए। पर बिजनेस का ओनर कह रहा है नहीं भैया, हम तो 25 लाख में अपना बिजनेस बेचेंगे। तो इसका मतलब ये जो 5 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, यही क्या हो गई? वैल्यूएशन ऑफ परचेज गुडविल। समझ में आ गई? क्योंकि सीधी सी बात है, किसी बिजनेस को एक्वायर करना मतलब उस बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी को खरीदना, क्योंकि किसी बिजनेस में एसेट लायबिलिटी के अलावा और क्या ही होगा। ठीक है, किसी भी बिजनेस में उस बिजनेस की कोई भी बिजनेस अगर हम तुमसे पूछे किसी बिजनेस में एक्चुअल में है क्या, तो बिजनेस में क्या चीजें होती है? या तो एसेट्स होंगी या तो लायबिलिटी होंगी, और कुछ तो होगा नहीं, राइट? तो बिजनेस खरीदना मतलब उस बिजनेस की एसेट लायबिलिटी को खरीदना, और एसेट मतलब कितना पैसा मिलेगा, लायबिलिटी मतलब कितना पैसा जाएगा। तो एसेट मतलब हम सारी एसेट बेच के कितना पैसा पाए माइनस कितनी लायबिलिटी पे कर दिए, तो नेट में इतनी वर्थ उस बिजनेस की थी। पर सामने वाला कह रहा है नहीं इतना नहीं, हम तो इससे ज्यादा लेंगे। तो जितना एक्स्ट्रा वो मांग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? परचेज गुडविल से रिलेटेड तुम्हारी बुक में सिर्फ एक क्वेश्चन है, और उसी एक क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन से करते हैं, एंट्री भी कर लेंगे और वैल्यूएशन भी कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मधुर एंड कंपनी एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ विशु फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 11 लाख। कह रहा है कोई मधुर एंड कंपनी है, वो विशु एंड कंपनी के बिजनेस को 11 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन में खरीद रही है। यानी 11 लाख रुपए हम पे कर रहे हैं किसी बिजनेस को खरीदने के लिए। अच्छी बात है। कह रहा है विच वॉज पेड बाई चेक, और ये 11 लाख रुपए हम कैसे चुकाएंगे? चेक से चुका देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर वाज एज फॉलोज। कह रहे जो एसेट और लाइबिलिटी हमने खरीदी थी वो ऐसे ऐसे थी। क्या क्या हमने लिया? फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये 3 तो एसेट है बाबू। पर बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी। यानी हम एसेट भी खरीद रहे हैं और लाइबिलिटी भी खरीद रहे हैं, और बिजनेस का मतलब वही होता है एसेट लाइबिलिटी दोनों खरीदना। ये बुक वैल्यू थी। बुक वैल्यू का मतलब कि इनकी बैलेंस शीट में, विशु की बैलेंस शीट में ये सारी एसेट लाइबिलिटी इस प्राइस पे दिख रही थी। पर हमें बुक वैल्यू से मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है? एक्चुअल में आज की डेट में जब हम उसका बिजनेस खरीद रहे हैं तो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। और मार्केट में यहाँ देखो एग्रीड वैल्यू दिया हुआ है, हर एसेट की एग्रीड वैल्यू दी है। तो अगर हमें एंट्री करनी, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी एंट्री। कह रहा है गुडविल का अमाउंट भी बता दीजिए और एंट्री भी पास कर दीजिए। तो एंट्री बहुत सिंपल है। जब हम एसेट खरीद रहे हैं और लाइबिलिटी खरीद रहे हैं तो कुछ नहीं करना, सारी एसेट्स को डेबिट कर दो। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो सारी एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो। लेकिन किस अमाउंट से? बुक वैल्यू से कि एग्रीड वैल्यू से? एग्रीड वैल्यू से, राइट। तो चलिए करते हैं फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये 3 एसेट हमारा। तो हमने यहाँ एंट्री कर दी फर्नीचर डेबिट, डेटर डेबिट, स्टॉक डेबिट। ठीक है, इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर, तो फर्नीचर, डेटर, स्टॉक डेबिट में आ गया, और बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर लाइबिलिटी थे तो क्रेडिट में आ गया। तो एसेट को हमने डेबिट कर दिया और लाइबिलिटी को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। यहां पे लिखा हुआ था कि डेटर को हम प्रोविजन पे ले रहे हैं, 4% प्रोविजन पे ले रहे हैं। तो डेटर एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, और प्रोविजन यानी लाइबिलिटी या हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो डेटर के अपोजिट में हम प्रोविजन लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, और प्रोविजन को हमने क्रेडिट कर दिया। कितना? 5% अमाउंट निकाल के। और ये जो बाकी का तुमको अमाउंट दिख रहा है ये क्या है? एग्रीड वैल्यू है। देख लो, फर्नीचर 40 पे था, स्टॉक 720 पे, ये 20 पे था। देखो 40,000, 720 पे 20,000, मतलब जो एग्रीड वैल्यू थी वही हमने लिखी है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविजन, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सामने वाले से 11 लाख रुपए हमें पे करने हैं। तो जो पैसा हमें देना है विशु एंड कंपनी को, वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई कि नहीं? कि हमें 11 लाख रुपए चुकाने, तो 11 लाख हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी। तो हम विशु एंड कंपनी को 11 लाख से क्या कर देंगे बाबू? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू विशु एंड कंपनी 11 लाख रुपए। मतलब कुछ नहीं करना है, सारी एसेट्स को तुम डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, और जितने में बिजनेस खरीदे हो उतने से वेंडर को यानी सेलर को भी क्रेडिट कर दो। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब सारी एसेट डेबिट हो गई, सारी लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, वेंडर भी क्रेडिट हो गया। जर्नल एंट्री में डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तब तो ठीक है, पर अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो उसी अमाउंट को हम क्या मान लेते हैं?
गुडविल मान लेते हो। और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमने बिजनेस को सस्ते में खरीद लिया, मेरे लिए फायदा हो गया, तो वो अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। यानी डेबिट में डिफरेंस आए तो गुडविल और क्रेडिट में डिफरेंस आए तो कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल निकालने को बोला तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन बिना गुडविल के तो क्वेश्चन देगा नहीं, राइट। तो जितना डेबिट में डिफरेंस आ रहा था 3 लाख रुपए का, उसको हमने क्या मान लिया, गुडविल मान ली। एंट्री एकदम समझ में आ रही है। और बोला था चेक से पे करा, तो विश्व एंड कंपनी जो है हमारा क्रेडिट में था, उसको अगली एंट्री में हमने डेबिट करके क्या लिख दिया, टू बैंक, और 11 लाख की चेक से पेमेंट कर दी। तो देख लिया आपने परचेज गुडविल का वैल्यूएशन कितना ज्यादा इजी है। कुछ नहीं करना होता, जितनी एसेट दी है उन सबको डेबिट कर दो, जितनी लाइबिलिटी दी है उसको क्रेडिट कर दो, और उसके बाद से जितना रुपए हमें वेंडर को पे करना है एज अ परचेज कंसिडरेशन वो भी क्रेडिट कर दो। फिर डेबिट में डिफरेंस आया तो गुडविल और क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व, और अगली एंट्री में उस पर्सन को डेबिट कर देना और जो पैसा देना है उसको क्रेडिट कर देना, चेक, बैंक, कैश, जो भी चीजें हैं। ठीक, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है, हमने समझा कि गुडविल का मतलब क्या होता है, कितने टाइप की गुडविल होती हैं, 2 टाइप की, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। फिर हमने समझा कि परचेज गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ठीक है, और उस पर एक क्वेश्चन भी देखा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जो कि क्या है, वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मतलब जो गुडविल हमने खुद से बनाई है उसका कैसे वैल्यूएशन किया जाए। तो देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन करने के टोटल बाबू 3 मेथड है। यहाँ देखो, वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड या वैल्यूड गुडविल, तो कह रहे 3 मेथड होता है बाबू, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन का 2 टाइप होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज की क्लास में हम सिर्फ एक मेथड देखेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के वैल्यूएशन का, वो है हमारा वैल्यूएशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो समझते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यूएशन कैसे होता है। देखो बहुत सिंपल है, गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। मतलब हमारे पास्ट में मेहनत करने की वजह से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं, वही हमारी क्या हो गई, गुडविल। कोई भी बिजनेस कितना एंटीसिपेट कर रहा है फ्यूचर में कमाने के लिए, वही क्या होती है, गुडविल। अब हम कैसे पता करें, यानी सीधी सी बात हो गई, अगर मान लो 2025 अभी चल रहा है, तो हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में कमा लेंगे, या 2027 या 2028, फ्यूचर का मतलब आने वाला हर साल। तो आने वाले सालों में हम कितना कमाएंगे, हम कितना अंदाजा लगा सकते हैं, उसी अंदाजे को हम क्या बोल देंगे, गुडविल बोल देंगे। क्योंकि भाई अपने नेम फेम से हम जो कमा रहे हैं वही हमारी गुडविल है। तो हम कितना अंदाजा अब ऐसे तो कोई तुक्के में कह देगा हमको लग रहा है हम 5 करोड़ कमा लेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। कोई कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम कहें कि हाँ ठीक है तुम सही बोल रहे हो, लमसम इतना कमा सकते हो, ठीक है। तो कैसे एक्सपेक्टेशन पता की जाए, तो समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है, अगर मान लो एक बिजनेस है जो 2022 में 40,000 रुपए बनाया, 2023 में 30,000 और 2024 में 30,000, तो पिछले 3 सालों में ये प्रॉफिट था बिजनेस का। हमने क्या किया, तीनों का एवरेज निकाल लिया। एवरेज कैसे निकालता है, सबको आप जोड़ लो और जितने नंबर ऑफ ईयर है उससे डिवाइड कर दो। तो हमने सबको ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, तो मेरा आया एवरेज 33,333 रुपीज। तो इसका मतलब कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये पर्टिकुलर बिजनेस ऑन एन एवरेज 33,333 रुपीज कमा रहे हैं, यानी लमसम में 33,000 रुपए के आसपास कमा रहे हैं। तो अगर आप लमसम में 33,000 के आसपास कमा रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा हैं कि नेक्स्ट ईयर भी आप कितना कमाओगे, इसी के आसपास कमाओगे। भाई ये लगभग एवरेज, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है ना, तो ऑन एन एवरेज जितना कमा रहे हो उतना ही तो लगभग कमाओगे। और ये तरीका सही भी है, ऐसे तुक्का तो हम मार नहीं रहे कि 5 करोड़ 10 करोड़ कमा लेंगे। हम अपने पास्ट प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पे गेस कर रहे हैं, जो कि सही है, रफली इसी के अराउंड हमारा प्रॉफिट रहेगा। ठीक, तो इस अमाउंट को क्या बोला जा सकता है, गुडविल। अच्छा, अगर मुझको लग रहा है कि ये 33,333 मैं अगले 2 साल तक कमाऊंगा, 1 साल नहीं, अगले 2 साल ऑन एन एवरेज में 33 कमाऊंगा, तो मेरी गुडविल फिर 33,333 नहीं हुई, क्योंकि गुडविल का मतलब है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और फ्यूचर का मतलब कि आने वाले हर साल का एवरेज। तो मैं अगले 2 साल का गेस कर रहा हूं, तो मेरी गुडविल होगी 33,333 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 66,667।
और इसी को अगर हम एक फॉर्मूले के अच्छा ये पूरा जेन्युइन भी लग रहा है कि ये चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, जेन्युइन है एवरेज प्रॉफिट मेथड जो बात कह रहे हैं। अब इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया बाबू, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या लिखा है गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, ये जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले 2 साल तक कमाएंगे, यानी आप आने वाले कितने साल एक्सपेक्ट कर रहे हो उस ऑन एन एवरेज को कमाने के लिए, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल हो जाएगी। वही तो हमने किया था पिछले पेज पे, 33,333 हम अगले 2 साल तक एंटिसिपेट कर रहे थे कमाने के लिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरी गुडविल आ गई। वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज कह रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, बस खत्म हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा लेकिन एक बात ध्यान देना, जब एवरेज निकाल रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, सारे प्रॉफिट को ऐड कर रहे हो और टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर रहे हो। दो चीज समझो, पहला तो ये टोटल नंबर ऑफ ईयर परचेज और टोटल नंबर ऑफ ईयर और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दो अलग अलग चीजें हैं। टोटल नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या है, जितने साल का प्रॉफिट उसी वही टोटल नंबर ऑफ ईयर है, ठीक है। पर नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि हम कितने साल उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज कमाएंगे, तो ये चीज हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी। और अगर कभी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब 1, तो एवरेज प्रॉफिट को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अलग चीज है। टोटल नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या है कि कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है जिसका हम एवरेज लेने जा रहे हैं, ठीक। चलो अच्छा, जब ये एक बात हो गई, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब हम एवरेज निकालते तो आप सारे प्रॉफिट को जोड़ रहे हो, तो प्रॉफिट को जोड़ते टाइम पे अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो गया, तो अगर किसी साल लॉस हो गया है तो आप उसको ऐड मत करना, उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। जैसे एक साल का प्रॉफिट 20 है, एक साल का 30 है और एक साल का 10,000 का लॉस है। अब बोला एवरेज निकालो, तो एवरेज मतलब कि टोटल प्रॉफिट तो 20 और 30 50 और ये 10 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 10 माइनस किए तो कितना आया, 40। लेकिन डिवाइड 2 से नहीं होगा, डिवाइड तो 3 से ही होगा, यानी लॉस को ऐड करते टाइम पे माइनस कर देना और टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना। यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, गुडविल कैसे निकलती है एकदम अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात और समझो, अगर हम गुडविल कैसे निकाल रहे हैं, हम सारे प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर से, मेरा आ जा रहा है ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमाता है और उसी को हम गुडविल बोल दे रहे हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो 2023 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में एक लॉस बाय फायर इंक्लूड है, यानी इस साल जो 30,000 का प्रॉफिट तुमको दिख रहा है ये सेकेंड ईयर में, इसमें 10,000 रुपए का लॉस इंक्लूड है। मतलब अगर उस साल आग नहीं लगी होती तो ये प्रॉफिट कितना होता, 30 नहीं होता, 40,000 होता। अब एक बात बताओ, इसका मतलब कि ये प्रॉफिट मेरा रेगुलर बेसिस वाला प्रॉफिट नहीं है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में हम जो कमाते हैं वो ये अमाउंट नहीं है। तो इस अमाउंट के बेसिस पे जो एवरेज मैं निकाल रहा हूं, क्या मेरा एवरेज सही हुआ, और उस एवरेज के बेसिस पे जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि मैं अगले साल कमाऊंगा, वो मेरी प्रिडिक्शन सही होगी। प्रिडिक्शन यानी आप बोल रहे हो कि मैं ऑन एन एवरेज 33,000 कमा रहा हूं, ये ऑन एन एवरेज किस पे बेस हो सकता है, ये ऑन एन एवरेज बेस हो सकता है उस प्रॉफिट पे जो आप नॉर्मली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अपने बिजनेस में कमाते हो। अगर आप इस एवरेज को निकाल रहे हो किसी ऐसे प्रॉफिट के बेसिस पे जो एबनॉर्मल है, जिसमें एबनॉर्मल चीजें इंक्लूड है, तो जब यही नहीं सही है तो एवरेज भी नहीं सही होगा। और जब ये एवरेज गलत है, तुम इसके बेसिस पे कैसे बोल सकते हो कि मैं ऑन एन एवरेज इतना कमाता हूं तो मेरी गुडविल भी इतनी होगी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज निकालते टाइम पे हमें जो प्रॉफिट कंसीडर करना है वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, जो हम नॉर्मली कमाते हैं। अगर सारी सिचुएशन सब नॉर्मल रहती है, अब कोरोना के टाइम पे कोई कह रहा है मेरे बिजनेस में सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट हुआ और इसके बेसिस पे हम अगले साल 10,000 कमाएंगे, तो वो उसकी गुडविल होगी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया कोरोना में धंधा मंदा था। अब कोरोना नहीं होता, क्या पता तुम्हारा बिजनेस 50,000 कमाता, तो अगले साल तुम्हारा बिजनेस 50 कमा सकता था, तो तुम 10,000 क्यों गुडविल बोल रहे हो। यानी गुडविल निकालने के लिए जो एवरेज आप यूज कर रहे हो वो नॉर्मल प्रॉफिट्स पे बेस होना चाहिए। तो इससे हमारा एक कंक्लूजन निकला कि ठीक है,
गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। पर एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम पे जो हम प्रॉफिट लेंगे उसमें कोई एबनॉर्मल चीज नहीं रखेंगे। पर अगर मान लो किसी साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल चीज दी है तो फिर उसका क्या किया जाएगा, सबसे पहले उसको एबनॉर्मल से नॉर्मल बनाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट दिया है उसमें से सारी एबनॉर्मल चीजों को रिमूव कर दिया जाए, कोई रेक्टिफिकेशन, अगर कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए, और फिर जो अमाउंट है उसके बेसिस पे एवरेज निकालिए, और उसके बेसिस पे जो गुडविल आएगी वो सही एंटिसिपेशन होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब देखो यहां हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं प्रॉफिट को, तो बहुत सिंपल है। जो प्रॉफिट हमें दिया होगा उसमें से हमें एबनॉर्मल रिमूव करना है। अब एबनॉर्मल क्या होगा, या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। अगर लॉस है बाबू तो मेरे प्रॉफिट को वो माइनस किया था, डिक्रीज किया था, तो उसको रिमूव करने के लिए हम अपने प्रॉफिट को क्या कर दें, इंक्रीज। यानी अगर कोई लॉस है तो उसको ऐड कर देंगे। पर अगर कोई एबनॉर्मल गेन था जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कहीं अचानक से कोई और प्रॉफिट आ गया तो वो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस। यानी लॉस को प्लस कर देना और गेन को क्या कर देना है, माइनस कर देना। ये दोनों हो गया रिमूव, अब नॉर्मल चीजें निकल गई। अब जो बचा वो नॉर्मल है। पर अगर उसमें कुछ गलती हो गई, जैसे कह रहा है कि हम खरीदे थे एसेट और हम उसको खर्चा मान लिए, पर वो खर्चा तो है नहीं, तो आप उसको रिमूव करने के लिए क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, यानी उस गलती को सुधार दोगे। अब सुधारने के लिए हो सकता हो प्लस करना पड़े, हो सकता हो माइनस करना पड़े, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो जब हम सारी एबनॉर्मल चीज को हटा देंगे और अगर प्रॉफिट में कोई मिस्टेक है तो उसको भी रिमूव कर देंगे, तो अब जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो नॉर्मल होगा, और उसके बेसिस पे हम एवरेज निकालें और फिर गुडविल निकाल लें। ये बात समझ में आ रही है? पर एक चीज और समझो, अगर मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम पहले अपने बिजनेस में गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाते थे, तो आग वगैरह लगती थी तो नुकसान हो जाता था, तो एक काम करते हैं, अब से एक पॉलिसी निकलवा लेते हैं, और कल को अगर कभी आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी हमें भरपाई कर देगी। तो ये वहां सही आइडिया है। बट इंश्योरेंस लेने के लिए हमको हर साल प्रीमियम भरना पड़ेगा, और मान लो एग्जाम्पल के लिए मेरा प्रीमियम 10,000 है, यानी अब पहले हम इंश्योरेंस नहीं कराते थे, पर अब से हमने डिसाइड किया कि हम इंश्योरेंस करवाएंगे, और इंश्योरेंस करवाएंगे तो हर साल 10,000 का खर्चा आएगा। तो इसका मतलब मेरा हर साल जो प्रॉफिट आएगा वो अपने आप 10,000 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हम एवरेज निकाल के बोल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हम इतना कमाते हैं, अब वो सही में उतना होगा, उसमें से 10,000 और कम हो जाएगा, क्योंकि पहले हमको ये खर्चा नहीं देना पड़ता था, अब देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंस है जो पहले नहीं था, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। किससे माइनस करना है, दो ऑप्शन है, या तो पहले तुम सब सही कर लो, एवरेज निकाल लो, और एवरेज जो प्रॉफिट आया है उस एवरेज प्रॉफिट में से उस फ्यूचर एक्सपेंस को एक बार माइनस करो और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लो। या फिर उस फ्यूचर एक्सपेंस को अपने तीनों साल के प्रॉफिट से माइनस कर लो एवरेज निकालने से पहले ही, कि अगर हम पहले से इंश्योरेंस कराए होते तो ये 40 नहीं होता, ये 30 होता, ये 20 होता, और ये भी 20 होता, जो कि जेन्युइन है। क्योंकि अगर हम 10,000 रिमूव करेंगे तभी वो नॉर्मल बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में तो 10,000 का अब नुकसान होने ही वाला है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि एबनॉर्मल चीजें, एरर्स जो रेक्टिफाई करनी है, ये सिर्फ उसी ईयर से एडजस्ट होगी, रिमूव होगी जिस साल से वो रिलेटेड है। पर अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंस हुआ तो वो हर साल से माइनस होगा, जितने साल का प्रॉफिट दिया सबसे। यानी अगर कोई एबनॉर्मल चीज है तो 2023 की थी तो 2023 में ही करना, कोई एबनॉर्मल गेन है 2024 का था तो सिर्फ 2024 में करना, पर अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंस है तो उसको किस में करना है, तीनों में करना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और उसके बाद से फिर एवरेज निकाल के गुडविल निकाल लेना। ठीक, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो उसी चीज को मैंने डिफाइन कर दिया। एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज किस पे बेस होना चाहिए, एक्चुअल नॉर्मल पे बेस होना चाहिए। क्यों बेस होना चाहिए, समझ में आ गया? क्योंकि अगर एबनॉर्मल चीज है तो मतलब मेरा प्रॉफिट सही नहीं है, और उसके बेसिस पे जो एवरेज आएगा वो भी गलत होगा, तो गुडविल भी गलत आ जाएगी। इसीलिए प्रॉफिट एक्चुअल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एक्चुअल नॉर्मल कैसे बनाएंगे, एबनॉर्मल चीज को हटा दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट गलत है तो उसमें से गलतियों को सही कर दीजिए, वो एक्चुअल हो जाएगा, और कोई फ्यूचर एक्सपेंस है तो उसको ही माइनस कर लीजिए। दीज थ्री, ये क्या देखो यहाँ पे नोट्स के लिए लिख भी दिए हैं, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। दीज थ्री विल बी एडजस्टेड ओनली फॉर द ईयर टू विच इट इज रिलेटेड।
ये तीनों सिर्फ उसी में एडजस्ट होगा जिस साल से वो रिलेट कर रहा है, बट फ्यूचर एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ऑल द ईयर। फ्यूचर एक्सपेंस को आपको हर साल से माइनस करना पड़ेगा, या इसका ऑप्शन मैंने तुमको बता दिया कि हर साल से माइनस नहीं करना चाहते हो तो सीधे एवरेज निकालो और एवरेज के बाद बस एक बार माइनस कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड। तो अगर हम पूरी चीजों को समराइज करें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से गुडविल कैसे निकलती है, तो उसका मतलब क्या है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। एवरेज कैसे निकलता है? सारे प्रॉफिट को ऐड करिए, कोई लॉस है तो उसको माइनस कर दीजिए और फिर उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ ईयर से। ठीक, पर एवरेज निकालने से पहले जिन प्रॉफिट का आप टोटल करने जा रहे हैं, अगर उन प्रॉफिट में किसी भी प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, कुछ गलतियां हैं, कोई फ्यूचर एक्सपेंस है, तो उन सबको आप पहले सही करो, फिर जो सही करने के बाद प्रॉफिट आएगा इसको ऐड करके एवरेज निकालो और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालो। ठीक, आई होप एवरेज प्रॉफिट मेथड एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया बाबू तो आओ एवरेज प्रॉफिट मेथड पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारी बुक में एवरेज प्रॉफिट मेथड के स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अगला मेथड वेटेड एवरेज है जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया एवरेज में। ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था, मैंने इसको एवरेज में मॉडिफाई कर दिया। तो आओ समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। ये एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया बाबू? प्रॉफिट दिया हुआ है 2020 में, यहां लिख लेते हैं, चलो इसको यहां पे लिख लेते हैं 2020 में। फिर 2020 में कितने का प्रॉफिट दिया? 40,000 का। ठीक है, फिर 2021 में प्रॉफिट दिख रहा है 50,000 रुपए का, और फिर 2022 में प्रॉफिट दिख रहा है बाबू 60,000 का। तो 3 साल का हमें क्या दिया है? प्रॉफिट दिया, किसी भी साल लॉस नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है नॉन रेकरिंग इनकम। नॉन रेकरिंग का मतलब जो बार बार हो। कह रहे एक ऐसी इनकम है जो बार बार नहीं होती, मतलब एबनॉर्मल है, हर साल नहीं होगी, तो चाहे उसके बेसिस पे एवरेज निकालें। तो कितने की इनकम थी? कह रहा है नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ 1000 इज इंक्लूडेड इन 2021। कह रहे जो 2021 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें एक ऐसी इनकम है जो बार बार होती ही नहीं है। तो अगर बार बार नहीं होती तो उस इनकम को रिमूव करो फिर। ठीक है, अच्छा क्या लगता है ये माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए? नॉन रेकरिंग इनकम माइनस होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट है तो पहले क्या होगा? प्लस। अभी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलो इसको रिमूव कर दिए, माइनस वाली चीजों को ब्रैकेट में लिखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 2020, ये पहले साल वाला, हैव बीन रिड्यूस बाय 6,000। कह रहा है इस साल का प्रॉफिट 6,000 रुपए से कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? बिकॉज गुड्स वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कह रहा है पहले वाले साल में लॉस बाय फायर है, तो लॉस बाय फायर अगर है तो यानी मेरा प्रॉफिट घट गया था। अब सही करने के लिए उसको क्या कर देंगे? ठीक है, ऐड कर देंगे। गुड जॉब। चलो ये हो गया, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। कह रहे हैं हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया था, पर हम डिसाइड करें कि फ्यूचर में इंश्योरेंस करा के रखेंगे। और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आएगा? 400 रुपए हर साल का आएगा। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम फ्यूचर एक्सपेंस है, और ये किससे माइनस होगा? हर साल से माइनस होगा। देखो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन सिर्फ उसी ईयर में हमने किया, बाकी के दोनों में नहीं किया। चाहे ये था या फिर ये वाला अमाउंट था, बाकी के दोनों ईयर में नहीं किया। पर फ्यूचर एक्सपेंस ये हम सबसे माइनस करें, तो माइनस फ्यूचर इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इसके अलावा क्या पॉइंट दिया? चलो आगे कह रहा है रीजनेबल रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मतलब तुम समझ लो काइंड ऑफ पेमेंट, जैसे सैलरी वगैरह हो गई। तो कह रहा है रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर। कह रहा है जो दुकान का मालिक है वो 6,000 रुपए हर साल सैलरी टाइप लेता है। ठीक है, बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द अबव मेंशन प्रॉफिट। कह रहे ये जो तीनों प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, इसमें हमने वो 6,000 का खर्चा माइनस किया ही नहीं, किसी साल नहीं किया। मतलब ये हम भूल गए थे, ये काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन है। तो इस 6,000 के खर्चे को हम हर साल के प्रॉफिट से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। इसमें चाहे तो तुम लिख दोगे माइनस प्रोप्राइटर या ओनर्स रेम्युनरेशन। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ठीक है, बट इट हैज नॉट बीन टेकन इन कैलकुलेशन ऑफ मेंशन प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ 2022, ये थर्ड ईयर,
इंक्लूड 5,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। भैया आपका काम है बिजनेस करना तो बिजनेस करो, दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करके अगर तुम कुछ पैसा कमा रहे हो और कह रहे हो कि 5,000 कमाई ये मेरी गुडविल है, तो ये गलत हो गया भाई। वो तुम अपने बिजनेस से तो कमाए नहीं, कहीं और पैसा इन्वेस्ट करके कमा रहे हो, तो ये भी चीज गुडविल वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी माइनस कर देंगे, क्योंकि इनकम है तो पहले प्लस यू होगी माइनस इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। कह रहे गुडविल कैसे वैल्यू होगी, 2 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज ले लीजिए और एवरेज ले लीजिए 3 साल का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, 3 साल का एवरेज लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो हमने सारी चीजें सही कर ली, सारी चीजें सही कर ली, तो सबसे पहले तुम इसका टोटल कर लो। ठीक है, कि कितना हमारा आ रहा है सब सही करने के बाद। ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हो 2020, 2021 और 2022, तो 40,000 है, इसमें से ये 400 रुपए हम क्या कर देंगे, प्लस करना है माइनस करना है, सॉरी फ्यूचर इंश्योरेंस प्रीमियम है तो माइनस हो जाएगा। ये 400 हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 6,000 प्लस 6,000 माइनस बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 40 में से 400 गया तो 39,600 आ गया। सेकंड वाला देख लेते हो, 50,000 में 1,000 माइनस होगा, 400 भी माइनस होगा और ये 6,000 भी माइनस होगा। अरे वाह, सब माइनस हो गया। चलो ठीक है, तो आ गया 42,600। ठीक है, थर्ड ईयर का देख लेते हैं, 60,000 में 400 माइनस, 6,000 माइनस और 5,000 भी माइनस। ठीक है, तो ये आ गया 48,600। चलिए, सब हमने कर लिया। अब एक बार सब हमने कर लिया बाबू, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसका मतलब क्या कि जो हमारा प्रॉफिट था वो एक्चुअल भी नहीं था, नॉर्मल भी नहीं था, उसमें बहुत सारी मिस्टेक थी। तो हमने क्या किया, सारी एबनॉर्मल चीजों को निकाल दिया, फ्यूचर एक्सपेंस को कंसीडर कर लिया, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करनी थी ओनर का छूट गया तो वो भी माइनस कर लिया, और अब जो प्रॉफिट है ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब चूंकि ये नॉर्मल हो गया है तो इसके बेसिस पे अब गुडविल निकाली जा सकती है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, गुडविल का फॉर्मूला तो वो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अभी नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने कितना बोला है, 2 ईयर, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। अब हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बाबू, सारे प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर हमारे कितने हैं, 3 है। अब आप इनको ऐड करो, पहले तीनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा 39,600 प्लस 42,600 प्लस 48,600, तीनों को ऐड किया बाबू और इसको किससे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो देखते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा 48,600 और इसमें ऐड कर दिया 42,600 और इसमें भी ऐड कर दिया 39,600 और टोटल आ गया, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये आ गया बाबू 43,600। स्पेस नहीं है, एडजस्ट कर देने। ये आया है एवरेज। अब एवरेज को यहाँ पे तुम लिख दो और एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो 87,200 हमारी हो जाएगी फर्म की गुडविल। अब कुछ बच्चे इसमें पटाख से आंसर में लटक के झांकने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर 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 यहाँ तो 90,200 लिखा है सर, आपका पहले क्वेश्चन में चैप्टर का आंसर गलत आ गया सर। अरे सर क्या पढ़ा दे रहे हैं सर, अरे बेटा सब्सक्राइबर कम इसका मतलब नहीं गलत पढ़ा रहे, यहाँ ध्यान दो। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को बोले, लेकिन भावुक हो क्या हमेशा आंसर लटक के देखने लगते हो। क्वेश्चन में ये मैंने क्या बोला था कि ये क्वेश्चन दूसरे टॉपिक पे बेस्ड है। ये क्या क्वेश्चन था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, एप्रोप्रिएट वेट भी दिखे थे, ये सब मैंने हाइड कर रखा है। ठीक है, तुम पटाख से आंसर देखने लगते हो। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड था, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नहीं था, इसलिए ऑब्वियस सी बात है आंसर अलग आएगा। बट पॉइंट ये है कि तुम्हें एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट समझ आया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आ गया होगा आई होप। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक एक्सटेंशन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, 2 मिनट लगेगा समझ लो, अगली वीडियो में बाद में देखेंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, थोड़ा सा टाइम दो समझ जाओगे। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक एक्सटेंशन है क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि जो रीसेंट ईयर है, एकदम लास्ट वाला, जैसे हमारा एकदम रीसेंट ईयर क्या हुआ 2022,
ये सबसे लेटेस्ट ईयर है। जो रीसेंट ईयर है इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 2 साल पहले वाले प्रॉफिट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हर प्रॉफिट को एक वेट असाइन करना है। वेट असाइन करने का क्या मतलब है, यहां पे समझो तुम। अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन था और उसमें कह दिया कि गुडविल निकाली, अब चलो इस क्वेश्चन को हम तो पूरा तुमको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सेम क्वेश्चन पर कह रहा है गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। कह रहा है गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकलेगी। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में बाबू गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमारा वही है 2, पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं, ठीक। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी हमें किसका एवरेज चाहिए, हमें एवरेज निकालना है बाबू वेटेड प्रॉफिट का। तो वेटेड प्रॉफिट का एवरेज कैसे निकलता है, वेटेड प्रॉफिट का एवरेज निकालने के लिए तुम्हें क्या लेना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट लेना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट। और इसको डिवाइड किससे करोगे, इसको डिवाइड करोगे तुम टोटल वेट से, यानी टोटल वेटेड प्रॉफिट को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल वेट से। अब तुम कहोगे सर टोटल वेटेड प्रॉफिट क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट का मतलब वेटेड प्रॉफिट को जोड़ लो। अब कहोगे सर वेटेड प्रॉफिट क्या है, तो वेटेड प्रॉफिट कुछ नहीं बाबू, ये जो तुम्हारा प्रॉफिट था ना 3 साल का, इसको सबसे पहले तुम्हें सही तो करना ही पड़ेगा। सही कर लिए, सही करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं इसको यहां से कर लेता हूं कॉपी, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो बेसिकली हमें ये छोटी सी चीज करनी है, पेस्ट 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 पेस्ट, हो गया पेस्ट। ये बेसिकली मेरा नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ था, हमने अपने प्रॉफिट को सही कर लिया, उसी के नीचे लिखना है, ठीक है। प्रॉफिट को सही कर लिया, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसको मल्टीप्लाई कर देना वेट से। क्वेश्चन में वेट असाइन किया है, कह रहा द एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज्ड आर 20 के लिए 1, 21 के लिए 2, 22 के लिए 3। तो यहाँ पे लिख लो 1 2 3, हाँ 4 5 6 7 बाद में बेटा, बस इतना ही, 39,600 इंटू 1, ये भी हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सेम रहेगा 39,600। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 42,600 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 85,200। और ये 48,600 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ठीक है, 1,45,800। बेसिकली कुछ हमने किया नहीं, हमने अपने प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या निकल के आ गया, वेटेड प्रॉफिट निकल के आ गया। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आ गया, वेटेड प्रॉफिट निकल के आ गया। अब आगे तुमको पता है वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, वही सेम तरीका है, टोटल वेटेड प्रॉफिट लो, यानी कि 39,600 प्लस दूसरा क्या है 85,200 प्लस तीसरा क्या है बाबू 145,800 डिवाइडेड बाई 3 से मत कर देना क्योंकि ये वेटेड चल रहा है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेट से करेंगे। तो टोटल वेट कितना है 3 + 2 + 1 यानी 6, तो 39,600 प्लस 85,200 और प्लस 145,800 टोटल आ गया। इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे 6 से, तो ये हमारा आ गया बाबू 45,000, जगह ही नहीं है, 45,100 निकल के आ गया, ठीक है, 45,100 निकल के आ गया। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया बाबू, वेटेड एवरेज निकल के आ गया। और वेटेड एवरेज को हम यहाँ पे रख देंगे 45,100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90,200। और ये हमारी हो गई गुडविल विथ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक। तो आई होप तुमको दोनों क्लियर हो गया, एवरेज प्रॉफिट भी क्लियर हो गया और वेटेड एवरेज भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने बचे हुए 2 मेथड को, जो कि हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इन दोनों को अगली क्लास में डिस्कस करके ये चैप्टर हम कर लेंगे फिनिश।